हेलो स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं विच इज़ कंटिन्यूइंग लास्ट टॉपिक विच इज़ सीपीयू शेड्यूलिंग। लास्ट क्लास में हमने यहाँ डिस्कस किया था कि प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम में राउंड रॉबिन कैसे काम करता है। अब हम उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो नेक्स्ट जो आपका प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम है विच इज़ SRTF शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। तो ये कैसे काम करता है, क्या रहता है, हमें अभी डिस्कस करेंगे। हम इसको सॉल्व करने के लिए, इसको प्रेजेंट करने के लिए जो एल्गोरिथम यूज़ कर रहे हैं, जो एग्जांपल यूज़ कर रहे हैं वो आपका सिमिलर है। वही वाला कि आपको 4 प्रोसेस दी हुई है, उनका सीपीयू टाइम दिया हुआ है और अराइवल टाइम आपका सेम और प्रायोरिटी दी हुई है। को यहाँ पर टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम जो है वो कैलकुलेट करना है। तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर जो SRTF के थ्रू अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसमें कैसे आप टर्मिनल टाइम वगैरह कैलकुलेट कर पाओगे। तो जो SRTF है ये आपका प्रीएम्प्टिव, इसको एलजेएफ भी बोलते हैं। प्रीएम्प्टिव एलजेएफ मींस ये शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट का प्रीएम्प्टिव वर्जन है। मींस एलजेएफ में क्या था कि आपके पास अगर कोई प्रोसेस दी हुई है तो पहले आप सारी प्रोसेस को इनके सीपीयू बस टाइम के हिसाब से शॉर्टिंग करते थे और फिर जिसका टाइम सबसे कम रिक्वायरमेंट था उसको आप सीपीयू के पास अलोकेट करवाते जाते थे। वहाँ पर भी आपकी दो कंडीशन थी, अराइवल टाइम के विदाउट और विद अराइवल टाइम। तो अगर अराइवल टाइम आपको नहीं दिया था वहाँ पर तो हम सिंपल सी इनकी शॉर्टिंग करके सीपीयू के पास उसको अलोकेट कर रहे थे। और अगर अराइवल टाइम दिया हुआ है तो आप उसको उसके हिसाब से उसको मैनेज कर रहे थे कि अराइवल टाइम पे सबसे जो अराइवल टाइम जिसका सबसे पहले है उसको आप सीपीयू के पास भेज दोगे। लेकिन अगर उसकी रिक्वायरमेंट जितनी भी आपको उसको फुलफिल करानी पड़ेगी। तो उसी में अगर हम वहाँ पर प्रीएम्प्टिव वर्जन यूज़ करते हैं तो विच इज़ नोन एज द शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, या इसको प्रीएम्प्टिव एलजेएफ भी बोला जाता है। तो यहाँ पर केवल चेंज इतना आता है कि आपको अराइवल टाइम जो गिवन होता है उसके हिसाब से आपको उस अराइवल टाइम पे ये चेक करना है कि उस अराइवल टाइम पर मेरे पास कितनी प्रोसेस अवेलेबल है। और उसमें मुझे देखना है कि उस अराइवल टाइम पे किसका कितना टाइम बचा हुआ है। जिसका टाइम सबसे कम होगा उसको आप सीपीयू जो है यहाँ पर प्रोवाइड करा दोगे। तो जैसे क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि आपकी प्रोसेस जो जो P1 है उसका सीपीयू टाइम 8 है और अराइवल टाइम 0। प्रोसेस P2 का सीपीयू टाइम 4 है और अराइवल टाइम 1.5 है। प्रोसेस P3 का सीपीयू टाइम 6, अराइवल टाइम जो है अराइवल टाइम 2.5। और प्रोसेस P4 है उसका अराइवल टाइम जो है 4.5 और सीपीयू टाइम जो है वो 2 है। तो यहाँ पर अराइवल टाइम सिंपल सी बात है, एक तरह के चेक पॉइंट होते हैं कि आपको इन टाइम पे चेक करना है कि आपके पास जो अपनी अवेलेबल प्रोसेस है उसमें जिसका टाइम सबसे कम बचेगा, इसका सबसे कम होगा, उसको आप सीपीयू दे दोगे। पहले एसडीएफ में क्या था कि आप वहाँ पर चेक कर रहे थे कि आपका जितने अवेलेबल प्रोसेस है उसमें सबसे कम जिसका है उसको आप सीपीयू प्रोवाइड करा रहे हो। लेकिन यहाँ पर अराइवल टाइम के हिसाब से आपको मैच करते चलना है कि उस अराइवल पे कितनी प्रोसेस आपके पास अवेलेबल है। आपको सारी प्रोसेस को यूज़ नहीं करना है। प्रेजेंट टाइम में जितनी प्रोसेस है उनको आप सबसे कम जिसका होगा उसको आप सीपीयू अलोकेट करवा दोगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोसेस 0 पर आपके पास केवल प्रोसेस कौन सी है, P1 है, तो आपको उसको बाय डिफ़ॉल्ट सीपीयू देना पड़ेगा। ठीक। अब आपका नेक्स्ट जो प्रोसेस P2 इंटर हो रही है वो हो रही है आपकी 1.5 पर। मीन्स 1.5 मेरे लिए एक तरह का चेक पॉइंट रहेगा। तो देखो आप मेरे पास P1 एक टाइम 1.5, मेरे पास दो प्रोसेस है P1 ऑन। तो एक टाइम 1.5 पे मेरे पास दो प्रोसेस है P1 और P2। अब P1 के जो टाइम टोटल कितना था 8 रिक्वायर्ड था, लेकिन हम अभी उसको 1.5 अलोकेट करा चुके हैं। मीन्स कितना रिमेनिंग है 6.5। और P2 का रिमेनिंग है कितना 4, क्योंकि वो जस्ट अभी इंटर हुई है। तो दोनों में से सबसे कम किसका है P2 का। मीन्स 1.5 पे हम P1 से सीपीयू छीन लेंगे तो इसको दे देंगे जिस P2। ठीक। नेक्स्ट प्रोसेस जो आपकी इंटर हो रही है वो आपकी 2.5 पे विच इज़ P3। P3 के हिसाब से एट टाइम 2.5 फिर से तीन प्रोसेस को आपस में चेक करूँगा किसका सीपीयू टाइम सबसे कम है। तो P1 का आपका 6.5 बचा हुआ है एज इट इज़। P2 का 4 टोटल था, उसमें से हम इसको एक दे चुके हैं, मतलब कितना रिमेनिंग है 3। और P3 का जो है अभी जस्ट इंटर हुई है तो उसका टाइम जो है 6 बचा है। इन तीनों में सबसे कम किसका है P2 का। मीन्स आप 2.5 पे आपकी जो सीपीयू है वो किसके पास रहेगा, अगेन कंटिन्यू रहेगा आपका P2 के पास। P2 अभी यूज़ कर रही है। अब नेक्स्ट प्रोसेस जो आपकी इंटर हो रही है वो हो रही है 4.5
5 पर, मीन्स हम यहाँ पर 4.5 पे फिर से चेक करेंगे कि कौन सी प्रोसेस जो है किसका टाइम सबसे कम है। तो आप 4.5 पे मेरे पास चारों प्रोसेस इंटर हो जाएगी, P1 P2 P3 और P4। हम इनका CPU टाइम देखते हैं किसका टाइम सबसे कम है। तो P1 का आपका अभी तक हमने केवल उसको 1.5 दिया था, तो मतलब 6.5 बचा हुआ है। P2 का 4 था, 4 में से वो 3 यूज़ कर चुकी है, मतलब 1 रिमेनिंग है। P3 का 6 पूरा और P4 का 2 रिमेनिंग है। तो यहाँ पर सबसे कम आपका वही P2 का ही है। तो मतलब अभी CPU जो है P2 कंटिन्यू यूज़ करेगी, लेकिन रिक्वायरमेंट कितनी है इसकी, केवल 1 रिमेनिंग है इसका, तो केवल ये 1 टाइम तक यूज़ करेगी, मतलब 5.5 तक। तो 5.5 पे इसका जो है 4 रिक्वायर था, वो पूरा पूरा कंज्यूम कर लिया इसने 5.5 पर, और अपने आप को टर्मिनेट कर लेगी। अब मेरे पास 3 प्रोसेस बची हुई है, P1 P3 और P4। तो P1 का रिक्वायर है आपका 6.5, P3 का 6 और P4 का 2 है। तो मैं P2 के फिनिश होने के बाद CPU दे दूंगा, इसका सबसे टाइम का है विच इज़ P4। ये जो 2 टाइम के लिए यूज़ करेगी यहाँ तक 7.5 तक। फिर नेक्स्ट जो है वो आपका 2 प्रोसेस बची, P1 और P3। P1 का 6.5 और P3 का 6 है। तो कम किसका है आपका, P3 का, मीन्स P3 को हम CPU दे देंगे कहाँ तक, आपका 6 तक चलेगी, मतलब 7.5 से 6 मतलब 13.5 तक। फिर आपका बचती प्रोसेस P1, इसको CPU दे दोगे, इसकी रिक्वायरमेंट है कितने, 6.5। 13.5 से 6.5 मीन्स ये 20 तक अपने आप को सर्वाइव करेगी। तो यहाँ पर हम SRTF में देख रहे हैं कि आपके जो अराइवल जो टाइम है वो आपके जस्ट एक चेक पॉइंट है, कि आपको उन पर चेक करना है कि किसका सबसे कम है उस टाइम में, उसको आप CPU देते चल रहे हो। तो 1.5 पे P2 का कम था, 2.5 पे P2 का था, तो उसी कंटिन्यू रहने दिया। और आपके 4.5 पे भी P2 आपकी जो है वो सबसे कम था, तो हमने उसको दे दिया। जैसे ही P2 ने अपने आप को फिनिश किया, आप जो है रिमेनिंग जो प्रोसेस बचती है इनको आप शॉर्टिंग करके CPU के पास अलोकेट करवाते जाते हो। तो ये आपका SRTF इस टाइप से काम करता है। तो यहाँ पर वो चीज़ हम टर्न अराउंड टाइम निकाल लेंगे, P1 वही 20 माइनस 0, देन P2 आपकी 5.5 पे जो है टर्मिनेट हुई थी, माइनस 1.5। इस टाइप से इसका एवरेज निकालोगे तो आपको निकलेगा 38/4। और उसका वेटिंग टाइम जो है वही सेम फार्मूला, आपका टर्न अराउंड टाइम माइनस CPU बर्स्ट टाइम। तो 20 जो है टर्न अराउंड टाइम प्रोसेस P1 का है, माइनस का है CPU बर्स्ट टाइम 8 है। तो इस टाइप से बाकी पर अप्लाई करेंगे तो 20 माइनस 8, 4 माइनस 4, 11 माइनस 6 और 3 माइनस 2। तो इसका एवरेज आ जाएगा आपका 18/4 आ जाएगा। तो इस टाइप से भी हमने डिस्कस किया कि SRTF कैसे काम करता है। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जो CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है विच इज़ प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी। तो प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी जो है वो प्रायोरिटी CPU शेड्यूलिंग का जो है का प्रीएम्प्टिव वर्जन है, कि यहाँ पर हमें नॉर्मल प्रायोरिटी एल्गोरिथम में क्या था कि आप वहाँ पर प्रायोरिटी से प्रोसेस की चेक कर रहे थे, जिसकी प्रायोरिटी सबसे कम थी, मतलब सबसे ज़्यादा थी, नंबरिंग सबसे कम थी, उसको आप CPU प्रोवाइड करा रहे थे। लेकिन यहाँ पर आपको अराइवल टाइम का यूज़ करना है। तो अराइवल टाइम जैसे कि हमने अभी SRTF में देखा था कि अराइवल टाइम जस्ट एक चेक पॉइंट होते हैं, तो यहाँ पर भी वही चीज़ होती है कि आपके अराइवल टाइम जो है वो चेक पॉइंट होंगे। बस हम जैसे SRTF में क्या देख रहे थे कि कितना टाइम रिमेनिंग है, आप उसको उसको CPU जिसका सबसे कम टाइम रिमेनिंग है उसको आप CPU प्रोवाइड करा रहे हो। यहाँ पर हमें इस अराइवल टाइम पर ये देखना है कि जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है उस अराइवल टाइम पर आप उसको CPU प्रोवाइड कराते जाओगे। तो वही क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 0 पे आपकी प्रोसेस इंटर हुई कौन सी, P1 इंटर हुई, तो इसको दे दिया हमने CPU। फिर नेक्स्ट प्रोसेस जो है इंटर हो रही है प्रोसेस 1.5 पर। अब हम यहाँ पर प्रायोरिटी चेक करते हैं, तो प्रायोरिटी P1 की कितनी है, 3, P2 की जो है वो 2 है। तो ज़्यादा किसकी है, P2 की प्रायोरिटी। तो हमने 1.5 पे P1 से CPU छीन लिया और किसको दे दिया, P2 को। ठीक, अब इस इनका जो है टाइम भी आपका डिडक्ट होता जाएगा। जैसे आप P1 का टाइम जो है टोटल कितना था, 8 था, 8 में से हमने यहाँ पर 1.5 दे चुके हैं, अभी भी इसका फिनिश नहीं हुआ है। देन P2 1 टाइम के लिए यूज़ किया है इसने। उसके बाद 2.5 पे आपके पास 3 प्रोसेस है, P1 P2 और P3। फिर से हम इनकी प्रायोरिटी आपस में चेक करेंगे। तो P1 की 3 है, P2 की आपकी 2 और P3 जो है वो 1, मतलब सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी आपकी P3 की है। तो आप जो है एक टाइम 2.5 पे P2 से CPU छीन के हम किसको दे देंगे, P3 को। अब जनरली P3 में क्या आ गया, अगर 1 लिखा हुआ है मतलब बाय डिफ़ॉल्ट है कि इसकी प्रायोरिटी सिस्टम में सबसे
ज़्यादा है, वन मतलब सबसे वो हायर प्रायोरिटी की प्रोसेस है। तो यहाँ पर अगर चेक नहीं करते हैं तो भी आपकी चीज़ें सॉल्व हो जाएगी कि हम जितनी इसकी टाइम रिक्वायरमेंट है उतना का पूरा आप इसको सीपीयू प्रोवाइड करा दो। तो आपका जो प्रोसेस P3 थी उसकी टाइम रिक्वायरमेंट कितनी थी, 6 थी। तो 2.5 से आप 6 तक, मतलब 6 मतलब 8.5 तक इसको सीपीयू आप दे दोगे। चेक करने के लिए हम चेक कर भी सकते हैं 4.5 पे, जैसे हमने देखा कि हमारे पास चारों प्रोसेस आ गई, P1 P2 P3 और P4। तो P4 इंटर हुई तो उसकी प्रायोरिटी जो है थी वो सबसे नंबर 4 था, मतलब सबसे ज़्यादा जो है सबसे कम प्रायोरिटी थी। तो मतलब आपके पास जो CPU अभी तक कौन यूज़ करेगी, P3 कंटिन्यू यूज़ करेगी, तो 8.5 तक वो अपने आप को फिनिश कर लेगी। अब मेरे पास 8.5 पे 3 प्रोसेस बची हुई है, P2 P1 और P4। अब मैं इन तीनों को आपस में कंपेयर कर रहा हूँ। तो जैसे P2 की प्रायोरिटी जो है आपकी कितनी, P1 की है 3, P2 के आगे नंबर लिखा हुआ है 2 और P4 के आगे 4। मतलब सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी आपकी किसकी है, P2 की। तो 8.5 पे जैसे ही P3 फिनिश होगी तो मैं P2 को क्यू में, मतलब P2 को CPU प्रोवाइड करा दूंगा। P2 की रिक्वायरमेंट जो है वो टोटल 4 थी, लेकिन एक मैं उसको ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूँ 1.5 से 2.5 तक, तो बचा इसका 3। तो इसको 3 टाइम प्रोवाइड कराऊंगा तो 8.5 से 3 मतलब 11.5 पर ही अपने आप को फिनिश कर लेगी। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आती है आपकी P1 की टोटल रिक्वायरमेंट कितनी थी, 8 थी, लेकिन हम उसको 1.5 ऑलरेडी दे चुके हैं। मतलब उसका बचा कितना टाइम है, 6.5। तो 11.5 से 6.5 अगर हम इसको प्रोवाइड करा दें तो मतलब कितना हो जाएगा आपका, 18 पर ही अपने आप को टर्मिनेट कर लेगी। और लास्ट बचती है आपकी प्रोसेस P4। तो P4 ने अभी तक CPU यूज़ नहीं किया हुआ है, तो उसका टाइम रिक्वायरमेंट कितनी थी, 2 थी। तो आपको उसको 2 टाइम पूरे प्रोवाइड कराना पड़ेंगे, तो जैसे 20 पे अपने आप को टर्मिनेट कर लेगी। तो इस टाइप से हम प्रियमटिव प्रायोरिटी में हम क्या देख रहे हैं कि जो अराइवल टाइम है वो आपके एक तरह के चेक पॉइंट है, जहाँ पर हमें हर प्रोसेस को, जितनी भी आपके पास अवेलेबल प्रोसेस है उनकी प्रायोरिटी को चेक करना है। जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगी उसको आप CPU अलोकेट करवाते जाओगे। तो इसका फिर सेम चीज़ हमारे पे, अब हम टर्मिनेशन टाइम कैलकुलेट करें, टर्मिनेशन टाइम उसका निकलेगा वही फार्मूले से, टर्मिनेशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, 18 माइनस 0, 11.5 माइनस 1.5। इस टाइप से इसका एवरेज टर्नआउट टाइम निकलेगा आपका 49.5/4। और वेटिंग टाइम आपका निकलेगा वही फार्मूले से, टर्न अराउंड टाइम माइनस CPU बस टाइम। तो आपका 10 माइनस 8 से लेकर 15.5 माइनस 2 तक, तो आपका आ जाएगा 29.5/4। तो हमने डिस्कस किया कि प्रिएम्पटिव प्रायोरिटी कैसे आपकी काम करती है, कि यहाँ पर हम जो है चेक पॉइंट के हिसाब से अराइवल टाइम को चेक पॉइंट मान के आपकी प्रायोरिटी को जो है आपस में कंपेयर करते हैं। इसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगी उसको आप CPU प्रोवाइड करते हैं। तो स्टूडेंट ये हमने अभी डिस्कस किए 2 एल्गोरिथम, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट और प्रिएम्पटिव प्रायोरिटी, जो कि आपके दोनों जो है प्रिएम्पटिव एल्गोरिथम के टाइप्स हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपके 2 रिमेनिंग एल्गोरिथम जो आपके बच रहे हैं, विच इज़ मल्टी लेवल व्यू और मल्टी लेवल फीडबैक क्यू एल्गोरिथम। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।